हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टर क्लासेस। स्वागत है आपके चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जो पॉलिटी है हमारा, उसमें ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं उस पे आधारित जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एफडीज। देखिए यहाँ पे ये एफडीज लिखा हुआ है, शॉर्ट्स में मैंने लिख दिया है इसको, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो किस देश के संविधान से भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य को बोरो किया गया है, यानी कि प्रेरणा लेके जो है अपने संविधान में हम लोगों ने उसे सम्मिलित किया है। तो वो रशिया यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको रशिया न याद करके आप जो है एक्स यूएसएसआर भी याद रख सकते हैं, जो यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक था, यानी कि जो सोवियत संघ था वहां पर से इसे लिया गया है। 1989 के बाद रशिया बना है, तब रशिया का कोई अस्तित्व नहीं था। तो याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है, रशिया या एक्स यूएसएसआर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ एफडीज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस समिति के रिकमेंडेशन पे, सुझाव पर जो है भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य को इंक्लूड किया गया है या इंक्लूजन किया गया है, जोड़ा गया है। तो वो किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे किया गया था। इंदिरा गांधी के समय में इस समिति का गठन किया गया था और उसके बाद जो है इसने रिकमेंड किया था इन सारी चीजों को। अगला है द एफडीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोवाइडेड बाई। तो भारतीय संविधान में, यह प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि भारतीय संविधान में क्या मूल तौर पे फंडामेंटल ड्यूटीज थे या इनको बाद में किसी संशोधन या अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यह है कि अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42 या 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, उसमें इसे जोड़ा गया था। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, एफडीज आर एप्लीकेबल टू ऑल, यानी जो मूल कर्तव्य हैं क्या वो नागरिक और विदेशी जो है एप्लीकेबल टू ऑल, क्या सभी पे लागू होते हैं? तो सभी नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स वेयर। ठीक है, तो इससे जो है कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को? तो ये जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट जो हुआ था 42nd अमेंडमेंट 11/12/1976। तो 11 दिसंबर 1976 को जो है अमेंडमेंट करके 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर का, छठवां क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं उससे भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में कब इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, यानी कि मिलाया गया था या इन्हें लागू किया गया। तो ये कब किया गया है? 1976 में, जब 42nd यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह जो कमेटी उस टाइम गठित हुई थी उसके रिकमेंडेशंस पे इसे लागू किया गया था। तो 1976 में जो है मूल कर्तव्य को इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि फंडामेंटल ड्यूटीज की मांग क्या है? तो अबाइड बाय द सिटीजन्स। ठीक है, अबाइड बनाना, लॉ अबाइडिंग जो सिटीजन्स होते हैं ना, जो मूल कर्तव्यों को या जो नियम फॉलो करने वाले नागरिकों के लिए ये होता है। तो एफडीज डिमांड इसकी मांग यही है। अगला है दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका मतलब ये है कि ये एक जो है मूल कर्तव्य नहीं है। नॉट टू इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो ये करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, भ्रष्ट गतिविधियां होती हैं, उनमें संलिप्त होना कोई मूल कर्तव्य नहीं है। बहुत कॉमन सेंस और बेसिक क्वेश्चन है ये। फॉर द ब्रीच ऑफ एफडी एंड एक्शन, अगर कोई मूल कर्तव्य का कोई अगर ब्रीच करता है यानी कि उसका पालन नहीं करता है तो क्या किया जाएगा? उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट में कोई कर्तव्य या कोई कार्यवाही नहीं होगी। उसकी दरअसल वजह ये है कि ये जो है व्यक्तियों को काफी आजाद ख्याली पे जो है ये दिया गया है ये मूल कर्तव्य,
जिससे चाहे तो फॉलो करे, नहीं फॉलो करेगा भी तो उस पर कोई कार्यवाही वगैरह नहीं होगी। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल फॉर द ब्रीच ऑफ एफडीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मूल कर्तव्यों को अगर कोई व्यक्ति जो है ब्रीच करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था है कि नहीं। तो फाइलिंग रिट पिटीशन, तो इसके लिए जो है रिट वगैरह याचिका वगैरह डाली जा सकती है जिसके माध्यम से इस ब्रीच को रोका जा सकता है मूल कर्तव्य के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इसके लिए कोई कोर्ट चला जाए या किसी के ऊपर डायरेक्ट पुलिस एक्शन ले लेगी, ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एफडीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस टू। जो मूल कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन्हें संविधान में क्यों इनकॉर्पोरेट या सम्मिलित किया गया है। इसका काम क्या है, कर्ब सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। जो असंवैधानिक जो गतिविधियां होती हैं उनसे व्यक्तियों को उनको जो व्यक्ति करते हैं उनके खिलाफ जो है कुछ एक्शन लिया जाए, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। और लोगों के अंदर जो है मोरालिटी यानी नैतिकता का जो भाव बढ़ाया जा सके उसके लिए भी मूल कर्तव्यों को इंक्लूड किया गया है। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, तो जो नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो आर कंटेन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान का जो भाग 4 है और उसके अंदर भी भाग 4A, क्योंकि भाग 4 में क्या है, भाग 4 में मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आपको वन लाइनर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कराए हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं उसको, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो 4 में है, ठीक है। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग इंक्लूडेड इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सवाल यही है कि जो संविधानिक भाग है, संविधान का जो भाग 4A है उसमें किसे इंक्लूड किया गया। तो उसमें इंक्लूड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया है। अगला है हमारा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड अंडर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान के किस भाग में इंश्राइंड हैं या आपको मिलेंगे। तो ये मिलेगा आपको संविधान के भाग 4A में, 4A में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल द एफडीज आर इंश्राइंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को जो है जगह दी गई है। तो ये जगह दी गई है आर्टिकल 51A, 51A के तहत जो है मूल कर्तव्यों को वर्णन किया गया है। 16वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज। जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई और विड्थ मतलब कि चौड़ाई वो कितनी है। तो वो टोटल है 3:4, ठीक है, 3:4 उसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें मैं थोड़ा सा आपको डायनामिक करके थोड़ा बताता हूँ। 17वां क्वेश्चन जो है कि रिस्पेक्टिंग अवर नेशनल फ्लैग इज। अगर हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं कि नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या डीपीएसपी के तहत आते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत आते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत यानी कि एफडीज के तहत आते हैं, मूल कर्तव्य इन्हें माना जाता है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं तो किस तरीके की हम ड्यूटी अदा कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं या एफडीज ऑफ एवरी सिटीजन है। तो ये मूल कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक के कि वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। 19वां क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन इन 1875 बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवेल। ठीक है, वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग हमारा राष्ट्रीय गीत जो है उसको कब लिखा गया, राष्ट्रीय गान को कब लिखा गया था, 1875 में। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है जिनकी नॉवेल है, नॉवेल का क्या नाम है, आनंद मठ। देखिए मैंने आपको ये जो पहला क्वेश्चन बताया अभी कि ये जो मैंने बताया ना आनंद मठ, इससे जो रिलेटेड जो है 2018 का जो यूपीएससी के पेपर हुआ था उसमें जो है प्रीलिम्स में आनंद मठ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। और वंदे मातरम किस में लिखा गया है, वंदे मातरम जो है आनंद मठ में लिखा गया है और 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि एक बंगाली नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने इसको उसमें इंक्लूड किया था।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडियाज नेशनल एंथम जन गण मन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 एंड वाज फर्स्ट संग ऑन। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है, एंथम है जन गण मन, वो कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जब मीटिंग हुई थी उसमें जो है 24 जनवरी 1950 को। लेकिन पहली बार इसे गाया कब गया था? तो इसे पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिट हुई थी, ठीक है, आईएनसी का जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें इसको पहली बार गाया था। तो कब गाया गया था? 27 नवंबर 1911 को ये गाया गया था पहली बार। और फाइनली हम लोग अब अपना 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है? द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सैफ्रॉन केसरी रिप्रेजेंटिंग करेज एंड सैक्रिफाइस एट द टॉप, व्हाइट पीस एंड ट्रूथ इन द मिडिल एंड डीप ग्रीन फेथ एंड साइवलरी या कैवलरी एट द शिवलरी बोलते हैं, द बॉटम इन द इक्वल प्रोपोर्शन एंड इन द सेंटर व्हील रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जो हॉरिजॉन्टल है और इसमें 3 अलग अलग रंग हैं जिनके अलग अलग मतलब हैं। तो जो इसमें साफरान कलर जो केसरिया रंग यूज है उसका मतलब क्या है? हिम्मत और बलिदान से मतलब है। और फिर बीच में सफ़ेद पट्टी है जिसका मतलब है पीस, शांति और सच्चाई से मतलब है। और ग्रीन, डीप ग्रीन का मतलब है फेथ एंड सेवरली, यानी कि विश्वास और बहादुरी से मतलब है। और ये बॉटम इक्वल प्रोपोर्शन है जिसमें सेंटर में क्या दिया गया? एक व्हील दिया गया जिसका मतलब रिप्रेजेंटिंग प्रोग्रेशन, यानी प्रगतिशीलता का एक तरीके का चिन्ह है कि आदमी में गति बनी रहे, समाज में विकास और वृद्धि दर लगातार बढ़ोतरी होती रहे। तो इसे जो संवैधानिक सभा थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसे कब अडॉप्ट किया, हमें यह बताना है राष्ट्रीय ध्वज को। तो ये किया गया है 22/7/1947 को, ठीक है। तो 22/7/1947 को इसे अडॉप्ट किया गया था। जुलाई 22 को 1947 को अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चंस को आप हल्के मत लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में खास करके यूपीपीसीएस, यूपीएससी और एनडीए और सीएपीएफ इन एग्जाम में ये लगातार पूछे जा चुके हैं। द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इज इंश्राइंड इन। तो 22वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण उसके अंदर जंगल और जो जंगली जीव हैं उनकी सुरक्षा के लेके जो बात कही गई है या संविधान में कहीं पे जगह दी गई तो वो कहाँ दी गई है? तो वो दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, यानी कि मूल कर्तव्य में दिया गया, और डीपीएसपी में भी दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर भी पर्यावरण सुरक्षा को लेके बात की गई है। आर्टिकल भी उसके लिए इंश्राइंड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 23वां क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट इज इंश्राइंड अंडर द आर्टिकल। तो जो पर्यावरण सुरक्षा की बात जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो ये किया गया है आर्टिकल 51A(G). तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ। तो छोटी सी ट्रिक ये है कि ये G का मतलब ही क्या होगा? G का मतलब ग्रीनरी से मतलब है। ग्रीनरी किस चीज़ की पहचान है? इन्वायरमेंट अगर हेल्दी है तो ग्रीनरी हमारे चारों तरफ होगी। तो आप इस G से याद रख सकते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड किस अनुच्छेद में, क्लॉज में बात की गई है? तो आर्टिकल 51A क्लॉज G में बात की गई है इन्वायरमेंट में सुधार और सुरक्षा की, खास करके फंडामेंटल ड्यूटीज में, पार्ट 4A में। 24वां क्वेश्चन है हमारा। 24वां क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एफडी ऑफ एन इंडियन सिटीजन, यानी कि इसमें से कौन जो है, ये जो है चूजिंग क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज टाइप में आएगा। तो उसमें ये लिखा होगा कि मूल कर्तव्य इसमें से कौन है? तो पहचानिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, जो विचारधारा है या कोई भी कार्य को लेके है, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, जो हमारी सोच होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए। इस चीज़ को प्रमोट करता है फंडामेंटल ड्यूटी। 25वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन सैंक्शन बिहाइंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो मूल कर्तव्य के पीछे जो सैंक्शन है वो क्या है? तो वो है लीगल, वैधानिक है, मतलब कि लीगल है, फोर्सेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां,
Which FD of fundamental duties has been wrongly listed as a duty of Indian citizen as outlined in 51A? तो फंडामेंटल ड्यूटी में किसको जो है रॉन्गली लिस्टेड किया गया है इसमें, मतलब कि कभी अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाए कि टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी कि फैमिली परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना है या उसका प्रैक्टिस करना है, तो ये जो है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 51A में उसमें ये इनलिस्टेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 27वां क्वेश्चन कि बाय व्हाट अमेंडमेंट एंड विद ईयर चाइल्ड एजुकेशन इज कंपल्सरी बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए जो है कंपलसरी यानी कि ज़रूरी या आवश्यक कर दिया गया है भारतीय संविधान में 6 से 14 उम्र के बच्चों के। तो जो 86वां संवैधानिक संशोधन था 2002 में जिसे किया गया था, उसमें जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके तहत जो 46 आर्टिकल है उसमें जो है ये बताया गया है कि चाइल्ड एजुकेशन जो है वो राज्यों की पॉलिसी में होना चाहिए, लेकिन उसे जो है बाई लॉ जो है अमेंडमेंट के द्वारा जो है परमानेंट कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया है और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 28वां क्वेश्चन है हमारा, ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स guardian to provide opportunities for the education to their children between 6 to 14 years of age is 6 से 14 उम्र के बच्चों को उनके माता पिता या जो उनके संरक्षक हैं या गार्डियन हैं उनके द्वारा शिक्षा दिलाना अति आवश्यक है। ये किसमें है, तो ये जो बात है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में किया गया, मूल कर्तव्य में है और इसे अब जो है फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया है। 29वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एफडीज। इसमें कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मतलब मूल कर्तव्य हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो भारत की संप्रभुता की सुरक्षा करना, सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट और पर्यावरण की सुरक्षा करना और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। तो ये सारी चीज़ किस चीज़ का हिस्सा है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिस्सा है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत ये आते हैं, इनको याद रखिएगा आप, तीनों चारों जो भी हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय रिट्स, दे कैन बी प्रमोटेड बाय मेथड्स। ठीक है, तो संवैधानिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्फोर्स नहीं की जाती हैं, यानी कि लागू नहीं की जा सकती रिट्स के माध्यम, दे कैन बी प्रमोटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। तो संवैधानिक जो गतिविधियां उनके द्वारा ही इन्हें प्रमोट और लागू किया जा सकता है। 31वां क्वेश्चन क्या है हमारा, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन एफडीज, हाउएवर इट इज इंसर्टेड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। तो जो संवैधानिक संशोधन है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको जो है मूलतः भारतीय संविधान में तो रखा नहीं गया है, तो इसे कहाँ से इंसर्ट किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में इनका इंक्लूजन कैसे किया गया है, इन्हें सम्मिलित कैसे किया गया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 42वां संवैधानिक संशोधन था 1976 का, और जिसे स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था इंदिरा गांधी के टाइम में, इसे ही 1976 में तभी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। और फाइनली हम लोग अपने लास्ट स्लाइड में आ गए हैं, जिसमें हम देखेंगे 32 क्वेश्चंस से 37 तक देखेंगे। द 42nd अमेंडमेंट इज इंट्रोड्यूस। तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो है किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों पॉपुलर है ये, तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन हमारा 33वां कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल। तो यह प्रत्येक नागरिक का, जो भारतीय नागरिक है उसका कर्तव्य है कि वो क्या करे, सौहार्द को प्रमोट करे, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड और भाईचारे को प्रमोट करे और सभी लोगों के बीच में, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो स्लोगन है ये प्रमोट करने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लागू किया गया था या लगाया गया था, तो वो है आर्टिकल 51A क्लॉज ई। ठीक है, ये मूल कर्तव्य का जो आर्टिकल 51A का आर्टिकल ई है उसमें जो है इस चीज़ को प्रमोट किया गया था। इसको जो है आप जो है इससे याद भी कर सकते हैं, जो ई है, ई का मतलब इक्वालिटी से है, तो सारे लोगों को इक्वालिटी प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सौहार्द बढ़े। 34वां क्वेश्चन है हमारा कि एफडी अंडर आर्टिकल 51A के
ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी का जो आर्टिकल है 51A क्लॉज के 51A क्लॉज के में किस चीज़ को इंसर्ट किया गया है, कब इंसर्ट किया गया है, मतलब पहले ये नहीं था, बाद में इसको लागू किया गया। तो अमेंडमेंट जो किया गया है 2002 में, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के द्वारा जो है 51A के इसको इसमें इंक्लूड किया गया 2002 में। 35वां हमारा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज रिफर्स टू, तो फंडामेंटल ड्यूटीज रिफर्स टू आइडियल ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। तो ये लोगों को जो है इस चीज़ को बताने के लिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था उसके आदर्श को लोगों तक पहुंचाया जा सके। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, ठीक है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, और लोगों के बीच में जो है सेवा भाव को बढ़ाया जा सके और देश की सुरक्षा की जा सके। यही सारे जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये मूल कर्तव्य के ऑब्जेक्टिव हैं मेनली। हमारा 36वां क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एफडीज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एज पर आर्टिकल 51A। कंसीडर हमें करना है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और जो अखंडता है उसकी सुरक्षा करनी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। और जो दूसरा है वो ये है कि जो भारतीय प्राकृतिक पर्यावरण है, खास करके जंगल, नदियाँ और जंगली जीव हैं, उनकी सुरक्षा करना है। ये भी मूल कर्तव्य का हिस्सा है। और हमारा लास्ट क्या है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं द पर्पज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज टू। तो मूल उद्देश्य क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये मूल कर्तव्य का, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी लोगों के बीच तर्क और वैज्ञानिक जो अप्रोच है, ठीक है, जो उपागम है उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि व्यक्तियों के अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप हो सके कि कौन सी चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें ज़्यादातर जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है 37 खास करके रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। रिकमेंड करिए लोगों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।